तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है एमसीक्यूज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन दिया है तुम लोग को, ए प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट पी। ओके, और रेट दे के रखा है इसका, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, रेट तुमको दे के रखा है। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ, तुमको 4 ऑप्शन दिया और पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगा। तो अब सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन डबल करना है मतलब तुमको एक्चुअली आंसर क्या चाहिए? अब देखो यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं, मतलब इसका ऑर्डर भी 1 है, और यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मतलब ये बी के रिस्पेक्ट में भी इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। ठीक है, अब तुमको इसने क्या बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल का एक्चुअल उसका पूछने का मतलब है कि उसको फाइनल आंसर क्या चाहिए कि ये जो भी ओरिजिनल रेट है इसका डबल हो जाए, मतलब कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए? 2 से। तो ये अब मुझे बताओ कि ये तुम्हारा फाइनल आंसर कौन से केस में आ सकता है? बिना ऑप्शन देखे भी इसका आंसर तुम लोग बना सकते हो। देखो, तुमको यहाँ पे 2 लाना है बाहर। इसका मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक चीज़ को डबल करना है, दोनों में से किसी एक चीज़ को डबल करना है और एक चीज़ को वैसे ही रखना है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो, मतलब ए को तुम लोग 2a कर देते हो और बी को भी तुम लोग 2b कर देते हो, तो सीधी सी बात है आंसर क्या हो जाएगी? चेक करना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 2 to 4 बाय फैक्टर ऑफ 4 से इंक्रीज हो जाएगा और तुमको तो ये 2 से, मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन बी क्या दिया है? ए इज डबल एंड बी इज केप्ट कांस्टेंट। हाँ, ये करेक्ट है। अगर तुम लोग ने ए को डबल कर दिया तो 2:1 2 ही आएगा और बी को कांस्टेंट रखा तो ही तुम्हारा जो रेट है वो डबल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे समझ में एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन दिया है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर। ओके, तुम लोग को ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पूछा है और तुम लोग को यूनिट दिया है किसका? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के की बात हो रही है। क्या यूनिट दिया है के का? मोल पर डीएम क्यूब, पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो कौन से यूनिट के लिए यह ऑर्डर होगा? तो मैंने तुमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था के के लिए, चाहिए तो जाके मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखो। के लिए मैंने क्या यूनिट बताया था तुम लोग को? जनरल मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। ये जनरल यूनिट है। यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करते चलो, तुमको डिफरेंट डिफरेंट के यूनिट मिलते चलेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं एन का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। चेक करना, मोल पर लीटर ही, मोल पर लीटर का मतलब ही है मोल पर डीएम क्यू, और टाइम का मतलब सेकंड इनवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर तुम लोग एन का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो, क्या पुट करते हो? 0, तो 1 ही होगा, मतलब मोल पर लीटर मतलब ही मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम की जगह पे सेकंड ले लिया यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया कि एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। आई होप सो एकदम क्लियर हो गया ये चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन दिया है? द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है इज। अब यहाँ पे सिर्फ किस पे फोकस करो? रेट कांस्टेंट, मतलब के का वैल्यू दिया है। क्या वैल्यू दिया है? के का वैल्यू दिया है 4.98 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। ओके, और पूछा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ये वैल्यू का भी तुमको कोई काम नहीं है, तुमको बस यूनिट चेक करना है। यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो अब मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन 1 माइनस एन है तो यहाँ पे मैं एन का वैल्यू क्या पुट करूँ? तो सिर्फ के का जो यूनिट है वो टाइम बचना चाहिए। इनवर्स तो है, मतलब टाइम की जगह पे एस रख दूंगा, मतलब सेकंड में रख दूंगा तो ये यूनिट बन जाएगा। लेकिन एन का वैल्यू क्या रखूँ कि पूरा पार्ट हट जाए? तो ये पूरा पार्ट कब हटेगा? जब एनीथिंग रेज टू 0 होता है, मतलब वो 1 होता है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? अगर एन का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यूनिट क्या बचेगा? टाइम इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है 1। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप सो एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन विल बी। ओके, तो देखो तुम लोग को क्या दिया है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की है तो पहले तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये तुमको अच्छे से पता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अगर हिसाब से चलोगे तो क्या बन जाएगा? ये k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग टू द बेस 10
ए नॉट डिवाइडेड बाय ए जीरो, ये तुम्हारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसने क्या कंडीशन दिया है, 90% कंप्लीशन। अगर 90% कंप्लीशन दिया है, मतलब इसको मैं ए नॉट को अगर मैं केस 1 कंसिडर करके चलूँ 90% के लिए, तो 90% के लिए क्या बन जाएगा, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग टू द बेस 10। ए नोट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पकड़ लेता हूँ 100 है, ठीक है। तो 100 का 90% अगर कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। ओके, तो 0 कट हो गया, तो लॉग 10 टू द बेस 10 आंसर 1 आएगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी। तो अगर मैं टी के लिए रीअरेंज करूँ तो क्या बन जाएगा, टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, ये बन जाएगा टी का वैल्यू। कब, जब तुम्हारा रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है तब। अब इसने पूछा है कि फॉर 99.9%, अब इसने क्या कंडीशन दी था, 99.9%। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा केस सॉल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग टू द बेस 10। अब 99.9% दिया तो ये तो 100% इनिशियल है, तो डिवाइड बाय 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब बचेगा कितना, सिर्फ 0.1% बचेगा। 99.9% कंप्लीट बोला है ना, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 0.1% रिमेनिंग हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 90% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, यहाँ पे अपन फाइनल लिखते हैं ना, तो कितना बचेगा, 90% कंप्लीट हुआ तो 10, तो वैसे 99.9% कंप्लीट हुआ तो 0.1% बचेगा, ठीक है। अब 0.1 का मतलब ही है 1 × 10 टू द पावर -1। अब -1 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो +1 मतलब भी 1000 बन जाएगा। लॉग 1000 टू द बेस 10, तो लॉग 1000 टू द बेस 10 को तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, देखो 2.303 डिवाइड बाई टी। अब इसको सॉल्व कर लेना, लॉग 1000 टू द बेस 10 लॉग बुक में चेक कर लो, आंसर आ जाएगा इसका 3, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक सेकंड ना, ओके हाँ। अब यहाँ पे इसका आंसर आ गया 3। तो अब तुमको किसके लिए रीअरेंज करना है, तुमको टाइम के लिए रीअरेंज करना है, तो टाइम इधर चला जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा टाइम इधर और ये आ गया के इधर। तो देखो ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट ऑलरेडी टी है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी टी है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स टी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि दिया है 3 टाइम्स ऑफ टी। आगे समझ में, एकदम सिंपल था, न्यूमेरिकल था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। एक बार वापस से देखो, नहीं समझा तो समझ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5th, स्लोप ऑफ द ग्राफ लॉग ऑफ AT वर्सेस T फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुमको ग्राफ का पूछा है कि उसका स्लोप क्या आएगा। ओके, तो पहले तुमको इसका इंटीग्रेटेड रेट लो पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट लो क्या बोलता है, इसका फर्स्ट ऑर्डर का लॉग ऑफ AT इक्वल्स टू -KT प्लस लॉग ऑफ A0, ये है इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज अ नेचुरल लॉ, ठीक है। और तुमको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें भी उसने नेचुरल लॉ ही पूछा है कि किसके किसके बीच में ग्राफ पूछा है, नेचुरल लॉग ऑफ AT वर्सेस टी। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये कौन से फॉर्म में फिट हो रहा है, y इक्वल्स टू -mx प्लस सी। तो -m मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। तुम लोग वर्सेस टी प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी तुमको प्लॉट करके दिखाया, कैसा आता चाहिए तो वापस से देख लो, कुछ ऐसा आता है इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 80 और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा टाइम, और ये रहता है ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आता है, इसका स्लोप आता है -k, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है इसके लिए माइनस आएगा, और स्लोप है इसका k, ठीक है। समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि दिया है -k। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। मैं पहले ही बोला था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे याद रखना है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तुमको हाफ लाइफ पूछा है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब तुमको टी हाफ पूछा है। तो टी हाफ का पहले फॉर्मूला लिख लो। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ। ओके, गिवन कंडीशन क्या दिया है, इफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.2 मोलर इज 12 आवर्स। ओके, तुमको गिवन कंडीशन में टाइम दे के रखा है 12 आवर्स, एज वेल एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 जो है वो दे के रखा है 0.8, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो भी दे के रखा है 0.2 मोलर। ओके, तुमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो तुम लोग को टी हाफ पूछा है। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम लोग को पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या बन जाता है इक्वेशन, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग टू द बेस 10 A0 डिवाइडेड बाई 80,
ठीक है, ये है तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो तुम लोग को टाइम गिवन है 12, ए नोट का वैल्यू गिवन है, ए टी का वैल्यू गिवन है, पुट करते चलो आंसर मिल जाएगा। क्या है 2.303, टाइम का वैल्यू है 12 इंटू लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे है ए नोट दिया है 0.8 डिवाइडेड बाई ए टी दिया है 0.2। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा, देखो ये तुम्हारा 0.8 0.2, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके कि ये जो है 0.8 डिवाइड बाय 0.2, तो ये आंसर आएगा 4। तो log 4 का जो वैल्यू होता है वो तुम लोग लॉग टेबल से देख लो, तो तुम लोग को मिल जाएगा log 4 का वैल्यू 0.6020। क्या मिल जाएगा 0.6020। ठीक है, ये तुम लोगों को लॉग टेबल से निकालना है वैल्यू, लॉग टेबल तुमको सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब क्या है, अब वापस से लॉग टेबल है, सॉल्व करो तो तुम लोग को जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा इसका 0.1155। इसका जो फाइनल आंसर आता है के का वो आता है 0.1155। अभी जो 0.1155 है किसका वैल्यू है, के का, तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, टी हाफ मिल जाएगा। तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू क्या है 0.1155। तो इसको जो सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो तुम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा, वो मिलेगा इक्वल्स टू 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है 6 आवर। याद रखना मैंने इसको आवर में ही रखा है, टाइम में सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी मेरे को आवर में दे के रखा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती का उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करूँ, फिर फाइनल भी मुझे मिनट मिलेगा उसको आवर में कन्वर्ट करूँ या फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँ। तो पहले यूनिट्स देख लो तुम्हारे ऑप्शन में क्या दिया, अगर ऑप्शन में आवर दिया है तो इसको ये वाले आवर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 12 आवर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आ गया समझ में। ठीक है, एक बार वापस से देख लो, नहीं समझा तो एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ था नहीं न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, सॉरी आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन, ओके एक रिएक्शन दिया है 3 टाइम्स ClO माइनस, ये ब्रेक हो रहा है ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। ओके, दिस रिएक्शन ओकर इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में ऊपर हो रहा है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है 2ClO माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है ClO2 माइनस, ClO2 माइनस। और जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में हो रहा है ClO2 माइनस प्लस ClO माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। ठीक है, और तुम लोग को क्या पूछा है, द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज, इसमें से रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे निकालते हो, सपोज कर लो तुम लोग को जो मैकेनिज्म दिया है 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट होता है और सेकेंड स्टेप में अगर वही रिएक्टेंट भी बन रहे तो उसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट, के बीच में बना और खत्म हो गया। तो कौन सा है इसमें से, देखो यहाँ पे ClO2 माइनस, यहाँ पे भी ClO2 माइनस, तो ये क्या बना तुम्हारा इंटरमीडिएट बना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है ClO2 माइनस। ओके, समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। क्या ढूंढना है तुमको, ऐसा स्पीशीज ढूंढना है जो फर्स्ट रिएक्शन आई मीन टू से फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट आ रहा हो बट वही सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट का काम कर रहा हो, जो यहाँ पे कर रहा है ClO2 माइनस। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है द एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, एक तुमको एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है, O3 गैस फॉर्म में दिया है प्लस O गैस फॉर्म में दिया है और प्रोडक्ट दिया है 2 टाइम्स O2 गैस। ओके, इज, अब तुमको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, यूनिमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। अभी यूनिमोलिकुलर हो सकता है कि उसने पहले मेंशन किया है कि ये क्या है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट है तुमको काउंट करने हैं, कितने मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक एक मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ से तो फिक्स हो गया कि ये क्या है, बायमोलिक्यूलर है। ये कौन सा है, बायमोलिक्यूलर है, इतना तो फिक्स हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो यूनिमोलिकुलर दिया है। तो अब कौन सा ऑप्शन चेक करो, बी एंड सी, क्योंकि दोनों में बायमोलिकुलर दिया है। लेकिन उसके आगे क्या बोला है, ऑप्शन बी में बोला है बायमोलिकुलर एंड ऑर्डर पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो तुम लोग अगर चेक करोगे तो अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे एक्सेस में दी गई होती, अगर इसमें से कोई भी चीज़ एक्सेस में दी गई होती तो अपन उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो अपन यही लेके चले गए कि इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट इक्वल्स टू
के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 रेस टू, इसका कुछ तो ऑर्डर रहेगा, मुझे पता नहीं है तो मैं एक्स ले लेता हूँ, और ये जो O है इसका भी कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, रेस टू वाई ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं है, मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा। तो सीधी सी बात है, किसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑर्डर। ये क्या रहेगा, सेकेंड ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, कुछ डाउट नहीं इसमें, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रेट लो फॉर द रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन दिया है तुम लोग को, रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली मैं रेट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है, रेट इक्वल्स टू के। एक्चुअली रेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अभी स्टार्ट किया तो लिख देता हूँ। क्या है, NO2 रेस टू 2 इंटू Cl2। ओके, और क्या पूछा है, थस ऑफ के विल इंक्रीज विथ, थस ऑफ के मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेट कांस्टेंट की बात हो रही है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट की बात हो रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब इंक्रीज होगा। तो मैंने तुमको वीडियो में अच्छे से बताया था कि ये के कब इंक्रीज होता है, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे रिएक्ट करता है, कौन सा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो ये इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज गिवन, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे के भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिर्फ जो के होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। और बाकी ऑप्शन क्या दिया है, इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ। तो ये तो मैंने पहले ही बोला कि के जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ में, ओके। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं लास्ट क्वेश्चन बताना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस से भी निकाल दिया गया है, बट फिर भी ठीक है, MCQ है तो बता देता हूँ। क्या MCQ है, ओके रुको अच्छे से बताता हूँ। क्या MCQ है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन दिया है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पे दिया है XY, इफ EF इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, EF इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and ER is the activation energy of reverse reaction, which of the following is correct option पूछा है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक मतलब उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। अगर उसको हीट चाहिए तो फॉरवर्ड एक्शन में जा रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक के लिए हीट चाहिए, हीट चाहिए मतलब उसका जो एनर्जी का गैप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो EF जो है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ER। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, EF इज ग्रेटर देन ER। ठीक है, तो ये तुमको MCQ समझा तो समझा, नहीं समझा तो ज़्यादा टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में निकाल दिया गया है। ठीक है, तो मैं तुमको अभी जो आने वाले जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें वही क्वेश्चंस कवर करूंगा जो तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में है, मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कवर नहीं करूंगा, और कवर किया भी तो मैं साइड में लिख दूंगा कि वो क्वेश्चन तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में का है कि नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है, ओके। तो कुछ कमेंट हो, कुछ तुमको सजेस्ट करना हो तो कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड बताओ कंटेंट कैसा लगा। ओके, ठीक है, एंड कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। ओके, थैंक यू।